छात्रों, आज हम साकेत महाकाव्य के काव्य वैभव की चर्चा करेंगे। साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति, सभ्यता और साहित्य को प्रेम करने वाले सहृदय कवि रहे हैं। आपने पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठों को पलटते हुए अपने काव्य में इनको स्थान दिया। साकेत, नहुष, जय भारत, द्वापर, यशोधरा आदि के कथानक हमारे अतीत से परिचित कराते हैं। कवि ने हमारे स्वर्णिम अतीत को कलात्मक अभिव्यक्ति दी है। गुप्त जी ने साकेत एक प्रबंध काव्य के रूप में लिखा है, जिसमें 12 सर्गों को प्रस्तुत किया गया है। आपने इसमें राम कथा को नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। साकेत का नवम सर्ग अत्यंत महत्वपूर्ण सर्ग है। उसके काव्य वैभव को हम 2 रूपों में देख सकते हैं। पहला भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत हम उसमें व्यक्त विषयों को देखते हैं कि किन विषयों पर कवि ने जोर दिया है, जबकि कला पक्ष में हम यह देखते हैं कि कवि ने किस कलात्मक शक्ति के रूप में अपने काव्य को प्रस्तुत किया है। तो आइए छात्रों, भाव पक्ष को देखते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है रसाभिव्यंजना, अर्थात रस की अभिव्यंजना, रस का प्रस्तुतिकरण। महाकाव्य में श्रृंगार, शांत या वीर में से कोई एक अंगी रस होना चाहिए। साकेत का अंगी रस श्रृंगार है और श्रृंगार के दोनों पक्ष संयोग और वियोग होते हैं। साकेत में दोनों पक्षों का वर्णन मिलता है। संयोग श्रृंगार के रूप में एक चित्र प्रस्तुत है कि हाथ लक्ष्मण ने तुरंत बढ़ा दिए, हाथ लक्ष्मण ने तुरंत बढ़ा दिए और बोले एक परिरंभण प्रिय। किंतु नवम सर्ग उर्मिला की विरह वेदना से परिपूर्ण है। उर्मिला एक क्रोशित पतिका नायिका के रूप में प्रस्तुत हुई है, जिसके स्वामी
वनवास के लिए गए हुए हैं। वह अपनी विरह वेदना को प्रस्तुत करते हुए कहती है कि यही आता है इस मन में, और छोड़ धाम धन मैं भी रहूं उसी वन में। तो इस प्रकार से नायिका की विरह वेदना द्रष्टव्य है। उसके बाद प्रकृति चित्रण का भी रूप इसमें देखने को मिलता है। साकेत का नवम सर्ग विरह प्रधान है, इसलिए गुप्त जी ने इसमें प्रकृति के उद्दीप्त रूप का चित्रण किया। जैसे कि निरख सखी ये खंजन आए, मेरे फेरे उन रंजन ने नयन इधर मन भाई। शिशिर न फिर गिर वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। इस प्रकार से प्रकृति का उद्दीप्त रूप कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। अगला बिंदु है कुलीनता। उर्मिला एक कुलीन नायिका के रूप में प्रस्तुत हुई है, जिसे अपनी मर्यादाओं का और लोक लाज का बहुत ही ध्यान है। ऐसी स्थिति में उसकी विरह वेदना और दोगुनी हो जाती है, क्योंकि जहाँ सीता माता अपने पति स्वामी श्री राम के साथ चली जाती हैं, परंतु लोक लाज और मर्यादावश उर्मिला को अपने राजमहल में ही रहना पड़ता है। और यहाँ तक कि वह विरह में अत्यंत पीड़ित होकर क्रशकाय हो जाती है कि मुख कांति पीली पीली, आंखें अशांत नीली नीली। उर्मिला एक आदर्श गृहिणी के रूप में प्रस्तुत हुई है। 14 वर्ष का समय उर्मिला का विरह काल है, और इसमें भी वह जो है अपने को, अपने दुख को भुलाने के लिए अपना अधिकतम समय कार्य में व्यतीत करती है। वह आदर्श पत्नी के रूप में प्रस्तुत हुई है, जब वह कहती है कि बनाती रसोई सभी को खिलाती, और इसी काम में आज तृप्ति में पाती। तो इस प्रकार से आदर्श गृहिणी के रूप में भी वह प्रस्तुत हुई है। अब हम बात करते हैं भाषा की। गुप्त जी को भाषा पर जबरदस्त अधिकार है। आपकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, इसमें संस्कृत के कोमल सरल शब्दों का प्रयोग है, और भाषा में भावों का प्रभाव और मधुरता, सहजता देखी जा सकती है। कहीं कहीं उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। आपने मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है, जिस कारण से भाषा और प्रभावशाली बन पड़ी है। कि मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था, जलती सी उस ग्रह में बनी आरतियां। उसके बाद अब हम छंद विधान पर चर्चा करेंगे। साकेत के नवम सर्ग का मुख्य विषय उर्मिला का विरह है। इस विरह वेदना ने उर्मिला की मना स्थिति को अस्त व्यस्त कर दिया है।
जिसकी अभिव्यंजना हेतु गुप्त जी ने मंदा, क्रांता, शिखरिणी, मालिनी, बसंतिलका, इंद्रवज्रा, दोहा, सवैया आदि अनेक छंदों को अपनाया। छंदों की विविधता और बहुलता के कारण कुछ आलोचक साकेत के नवम सर्ग को छंदों का अजायब घर भी कहते हैं। उसके बाद अब हम अलंकार योजना की बात करते हैं। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। वे भावों की शोभा का संवर्धन करते हैं, लेकिन ये तभी संभव होता है जब इनका सहज प्रयोग किया जाए। साकेत के नवसर्ग में गुप्त जी ने अलंकारों का सहज ही प्रयोग किया है। साकेत के नवम सर्ग में उपमा, रूपक, अनुप्रास, विभावना, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। यह मानवीकरण अलंकार का एक उदाहरण देखिए कि वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज पृथ्वी में अपनी चाह घनी, वेदने तू भी भली बनी। इसके पश्चात अब हम संगीतात्मकता को उनके काव्य में देखेंगे कि वाकई उसमें ये लक्षण है अथवा नहीं। साकेत का नवम सर्ग गीत शैली में लिखा गया है। इसमें श्रेष्ठ गीतों की प्रायः समस्त विशेषताएं देखने को मिलती हैं। आत्मानुभूति, सरलता, स्वाभाविकता, चित्रोममता, ध्वन्यात्मकता, नादात्मकता आदि प्रमुख रूप इनके काव्य में नवम सर्ग में देखने को मिलते हैं। कि सखी निरख नद की धारा, टलमल ढलमल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा। इसमें नादात्मकता, ध्वन्यात्मकता देखने को मिलती है। साकेत का नवम सर्ग गुप्त जी की अद्भुत कलात्मक सृष्टि है। उर्मिला की विरह वेदना को मार्मिक शब्दों में अभिव्यक्त कर देने वाला यह सर्ग अनुपम विरह काव्य है। भावों की मार्मिक अभिव्यक्ति, विरह का हृदय द्रावक चित्रांकन, पात्रांकुल वाक्य संरचना, प्रभाव और सरल भाषा, छंदगत वैविध्य, स्वाभाविक अलंकार तथा संगीतात्मकता आदि सभी तत्व मिलकर साकेत के नवम सर्ग को एक श्रेष्ठ कलाकृति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।